had scored 100 out of 100 in class 12 physics and this is my mark sheet. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी, कैसे मैं 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12 फिजिक्स स्कोर कर पाई थी और क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों को फॉलो करनी है, क्योंकि अब जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया है और जो पेपर है वो डिफिकल्ट भी आने लगा है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स को हमें फॉलो करना है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कौन कौन सी बुक्स का यूज करा था फॉर फिजिक्स। तो देखो, मैंने एनसीईआरटी को उतना ज्यादा फॉलो नहीं करा था। यस आई नो, हर कोई यही कहता है कि स्टिक टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज इनफ, बट मुझे ना एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आई, इसीलिए मैंने रेफरेंस बुक्स को ज्यादा प्रेफर करा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को पूरा निग्लेक्ट कर दिया, एनसीईआरटी भी मैंने देखी, बट जो भी टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते थे उनके लिए मैं मैक्सिमम यूज रेफरेंस बुक्स का ही करती थी। कौन सी रेफरेंस बुक्स? तो मैंने मॉडर्न एबीसी और आईएससी न्यूटन, ये दोनों बुक्स का यूज करा था। आप लोग चाहो तो कोई भी एक रेफरेंस बुक अच्छी सी अपने पास ले सकते हो। जिसके पास अभी जो रेफरेंस बुक है ना उसी का यूज करना, चाहे वो एसएल अरोड़ा हो या फिर आपके पास मॉडर्न एबीसी है, आईएससी न्यूटन है या कोई सी भी और रेफरेंस बुक है। आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बुक्स का यूज करो। बुक्स बीच में स्विच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड चाहो तो आप सिर्फ एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है। सेकंड, मैंने क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करे थे। तो देखो, क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर आप लोग क्वेश्चंस देखोगे ना तो वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक आप लोगों को अपने लिए ले लेना है। ओसवाल के जो क्वेश्चन बैंक्स है बहुत बढ़िया है, आप लोग उनको प्रेफर कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आपके पास होनी चाहिए। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि अगर पैटर्न चेंज हो ही गया है तो हम पास्ट ईयर पेपर्स को क्यों सॉल्व करें, क्योंकि जब आप लोग पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं, और वैसे भी वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन एज इट इज आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि क्यों पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को भी जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चंस हैं। तो 5 से 10 आप लोगों को एटलीस्ट प्रैक्टिस करने ही है सैंपल पेपर्स भी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोगों ने खाली जो डेरिवेशंस हैं वो देख लिए हैं, फॉर्मूलाज देख लिए हैं, इजी से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिए हैं, बस हो गया, अब तो हम 90 प्लस ले आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग अगर पेपर पैटर्न को चेक करोगे तो थ्योरी या डेरिवेशंस अब बहुत कम आ रहे हैं, अब आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल भी अब बहुत इजी नहीं आते हैं, डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स भी आने लग गए हैं। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, रट्टा मत मारो। ये मत सोचो कि डेरिवेशन कर लिए हैं, थ्योरी कर लिया है तो हो जाएगा। अब हमने न्यूमेरिकल्स की बात करी, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को न्यूमेरिकल्स में ही दिक्कत होती है। एंड जेन्युइनली मुझे भी न्यूमेरिकल्स में ही दिक्कत हुई थी कि यार न्यूमेरिकल्स तो बन ही नहीं रहे हैं, सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ तो दूसरा भूल जाती हूँ। तो पहली बात तो न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं, उसकी वेटेज काफी ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल्स पे तो हमें फोकस करना ही है। बट कैसे करें, हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमें अच्छे तरीके से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला को छोड़ना नहीं है। जैसे ही हमारा फॉर्मूला हो गया है तो हमें सबसे पहले इजी वाले न्यूमेरिकल्स से ही स्टार्ट करना है। इजी से जब स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार इसमें तो खाली वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था, हो गया, तो ये क्वेश्चन मेरे से बन गए, तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद यू हैव टू मूव ऑन टू द मीडियम लेवल क्वेश्चन। अब हमें कहां से पता चलेगा कौन सा इजी है कौन सा मीडियम है, क्योंकि रेफरेंस बुक में तो सारे एक साथ ही गिवन रहते हैं। तो इसीलिए आप एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, उसमें ऑर्डर वाइज ही गिवन रहते हैं, पहले इजी होते हैं, फिर थोड़े मीडियम लेवल के, फिर हमारे पास डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बैंक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं ले सकते हो तो जो भी रेफरेंस बुक है या जो भी बुक आप लोगों के पास है ना, बस न्यूमेरिकल्स
उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देन वैसे तो डेरिवेशंस में आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट स्टिल अगर किसी बच्चे को डेरिवेशंस में भी दिक्कत आ रही है कि डेरिवेशंस लर्न नहीं हो रहे हैं, मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में, तो डेरिवेशंस को कैसे लर्न करना है, सबसे पहले तो जो भी मेन डायग्राम है डेरिवेशन का अगर है उसमें, तो वो आपको याद होना चाहिए। जो पहला स्टेप है वो याद रखो, जो फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला है वो याद रखो। ये 3 चीजें अगर आप लोगों को याद है ना, बीच के स्टेप खुद ब खुद याद आ जाते हैं अगर आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करी है तो डेरिवेशंस के लिए रिटन प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करें या फिर न्यूमेरिकल्स पे, तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, क्योंकि डेरिवेशंस अब काफी कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। एंड एनीवेज जो न्यूमेरिकल्स है ना वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट हैं, और जो डेरिवेशंस है यार वो तो हम लोगों से हो ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे ना, तो ग्राफ से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जितने भी ग्राफ्स हैं क्लास 12th की फिजिक्स में, वो सारे ग्राफ्स को भी अच्छे तरीके से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। नोट्स बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट्स में ही सारे फॉर्मूलाज आपने लिखे होंगे, डेरिवेशंस लिखे होंगे, ग्राफ्स बनाए होंगे, ग्राफ में प्लॉटिंग किस तरीके से करनी है, ग्राफ से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब कुछ आपने मेंशन करा होगा। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, आप बहुत गलती कर रहे हो। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए ही बहुत प्रॉपर नोट्स बना रखे थे। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए हैं तो वो भी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, स्टडी वेयर हाउस इज द नेम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बट मेरे नोट से एज इट इज कॉपी मत करना, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि लास्ट में जब हम रिवाइज करते हैं ना तो हमें पता रहता है अच्छा ये सारी चीजें तो मैंने ही लिखी थी, ये मेरी ही लैंग्वेज है। खुद की लैंग्वेज में कुछ भी चीज हम लिखते हैं तो हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। तो इसीलिए खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, डेरिवेशंस होने चाहिए, उसमें फॉर्मूलाज होने चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए, बेसिक डेफिनेशन, थ्योरी, यूनिट्स, जितनी चीजें हैं वो हर एक चीज को आप लोग मेंशन करो। अब मैंने ना एक बच्चे का क्वेश्चन देखा था कि 95 तक तो हम इस स्ट्रैटेजी से स्कोर कर सकते हैं, बट 100 लाने के लिए कुछ तो डिफरेंट किया होगा आपने, तो वो डिफरेंट आपने क्या करा ये बता दो। तो देखो जो डिफरेंस होता है ना वो आपकी मेन आंसर प्रेजेंटेशन और आपकी नॉलेज में ही होता है, और थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है। अगर आपकी किस्मत है जो आपने पढ़ा है वही चीज आ जाए तो ऑब्वियसली आप फुल स्कोर करोगे, है ना। बट अगर कोई भी ऐसा टॉपिक था जो आपको लगता था कि यार ये डिफिकल्ट है, आपने छोड़ दिया, वहां से क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्वियसली आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको पूरा सिलेबस तो करना ही है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इसके अलावा किस्मत भी थोड़ी बहुत मैटर करती है कि जो हमने पढ़ा वो आ गया, है ना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर प्रेजेंटेशन। किस्मत तो आपके हाथ में नहीं है, बट आंसर प्रेजेंटेशन तो है ना। तो आंसर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे हो तो प्रॉपरली यूनिट्स को मेंशन करो, यूनिट्स को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर फिर मार्क्स काट देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो भी है उसको आप लोग मेंशन करो, जब भी एक आंसर खत्म हो गया है 2 लाइंस को छोड़ो। अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो रही है बट आपको उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी आता है तो लिख के आओ, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कीवर्ड्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में, तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो मेंशन करके आओ। बहुत पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखो, पॉइंट्स में आप लोग लिखो, सो दैट टीचर के लिए भी आसान हो वो चीज को पढ़ना। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेज करना भी जरूरी है, और जब आप लोग एग्जाम दे रहे हो तब टाइम मैनेज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी टाइम मैनेज करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जो सिलेबस है टाइम पे हो, सो दैट आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। और एग्जाम में टाइम मैनेज करना इसलिए जरूरी है ताकि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आता था बट वो क्वेश्चन गलती से छूट गया क्योंकि टाइम अप हो गया। आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है इस तरीके से कि आपका जो पेपर है 3 घंटे का है बट 2 आवर 45 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए, सो दैट जो 15 मिनट बचे हैं उसमें आप लोग रिवाइज कर सको। क्योंकि हम लोग कई बार अनइंटेंशनली कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने क्या करा था। क्लास 11th की बात है, वहां पे 2⁵ लिखा था जो कि 32 होता है, बट मैंने लिख दिया 64, तो मेरा एक नंबर वहां पे कट गया, है ना। और उसको मैंने रिवाइज नहीं करा था। अगर मेरे पास टाइम होता और मैं उस चीज को रिवाइज कर लेती तो मुझे दिख जाता कि यहाँ पे मैंने गलती कर रखी है, तो क्या मेरे मार्क्स कटते? नहीं कटते, राइट। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम टाइम मैनेज करें और 15 मिनट हम लोग बचाएं, सो दैट हम लोग प्रॉपर रिविजन कर सके हम लोगों ने जितना भी पेपर में लिखा है उस चीज का। देन प्लीज आप लोग ट्राई करो कि बैकलॉग आप लोगों का ना रहे, क्योंकि अगर बैकलॉग होगा ना तो आगे सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो पहले जितना भी बैकलॉग है उसको जल्दी जल्दी से क्लियर कर लो, सो दैट आप आगे का जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सको। एंड जितना कुछ आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहो, क्योंकि मैंने ऐसे
बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि क्या करते हैं, एक चैप्टर को 2 महीने पहले पढ़ के खत्म कर दिया, बस हो गया, उसको रिवाइज ही नहीं करा। तो भाई आप हर एक चीज ना फिर भूल जाओगे, बहुत ही लिमिटेड चीजें आप लोगों को याद रहेंगी, फिर आपको बिल्कुल वो चैप्टर फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जितनी भी चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ ली हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उसको वापस से एक बार आप लोग क्विकली रिवाइज कर लो, सो दैट बाद में वो बर्डन आपके ऊपर ना आए फ्रेश स्टार्ट करने का। इसके अलावा एक लास्ट चीज मैं आप लोगों से कह देती हूँ कि प्लीज यार फोकस होके पढ़ना स्टार्ट कर दो। फोकस होके हम लोग कैसे पढ़े, जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबसे पहले तो उनको दूर कर दो। फोन में एफबी, इंस्टा, गेम्स कुछ नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ अनइंस्टॉल कर दो और फोन को कम से कम यूज करो। अगर पढ़ाई के लिए सिर्फ आपके पास एक फोन ही है, सो दैट इज कंप्लीटली ओके। सारे सोशल मीडिया एप्स आप लोग हटा दो। व्हाट्सएप में कोई भी फालतूगिरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी फालतू ग्रुप नहीं होना चाहिए, कोई भी फालतू इंसान भी नहीं होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके फोन में यूट्यूब होना चाहिए अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। और उसमें भी यार नेट ऑन करके कभी भी मत पढ़ो, क्योंकि नोटिफिकेशंस आती हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, इवन अगर आप लोगों को कोई सोल्यूशन देखना है तो नोट डाउन कर लो कि यार ये क्वेश्चन है, बाद में देख लेना, ठीक है। और मैथ्स के लिए तो आपके पास ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप आता है, उसका आप लोग यूज करो। इवन फिजिक्स के लिए आता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। एंड वीडियोस को डाउनलोड करके रख लो, और जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो खुद से रिवाइज करो, और तब अपना फोन मम्मी को पकड़ा दो कि मम्मी मुझे फोन मत देना। मैंने तो लिटरली ऐसा ही करा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी डिस्ट्रैक्टेड इंसान हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मैंने तो मम्मी को पकड़ा दिया था, मम्मी प्लीज ये फोन रख लो, जब मैं पढ़ूंगी सिर्फ और सिर्फ तब मुझे देना, ठीक है। तो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि यार मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई कर सकूं, फिर भी अगर किसी का छूट जाता है, आई एम रियली रियली सॉरी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।